Hello, guys, and welcome back to Equi Research, where we share cutting edge insights for you on the automotive sector, overall economy, and we decode stock market psychologies for you. So basically, guys, आज के वीडियो में हम ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर एक आईपीओ आने की बात चल रही है, एक लाइटिंग कंपनी के आईपीओ के आने की बात चल रही है। कंपनी ने बेसिकली डीएचआरपी रिपोर्ट को इन्वेस्टर्स के बीच में जो है भेज दिया है। एट द सेम टाइम सेबी के अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सेबी का अप्रूवल आता है उसके बाद आईपीओ के लॉन्च डेट की बातें आगे बढ़ेंगी। बेसिकली इस कंपनी का नाम है ZKW, दैट इज न्योलाइट ZKW लाइटिंग्स लिमिटेड। बेसिकली ये जो विद्या है, ये जो डीएचआरपी पढ़ने का जो स्किल है, ये मैंने अपने गुरु पार्थ वर्मा सर से सीखा है। द वैल्यूएशन स्कूल चलाते हैं। एंड अगर आप ज़्यादा डीप में समझना चाहते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मॉड्यूल एंड हाउ टू रीड डीएचआरपी रिपोर्ट्स, यू जस्ट गो टू हिज प्लेलिस्ट एंड यू विल फाइंड वन, हाउ टू एनालाइज डीएचपी रिपोर्ट। अगर आप उसको जानेंगे और उसके बाद सच में खुद की स्किल्स को डेवलप करने के लिए अगर रीडिंग करते हैं, दैट विल बी फार मोर बेटर फॉर यू। बेसिकली हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है कंपनी की हिस्ट्री को जानेंगे, और हिस्ट्री को जानने के बाद हम एक्चुअली में उसके रिस्क फैक्टर्स जो है उसको जानेंगे। रिस्क फैक्टर्स जो है वो सबसे पहले किसी डीएचआरपी रिपोर्ट में जो है उसको पढ़ना चाहिए, और वो पढ़ने के बाद हमें समझ आएगा कि उस पर्टिकुलर धंधे में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। बेसिकली अगर आपको बाकी सब चीजें भी एनालाइज करनी है किसी भी धंधे की, आप उसकी डीएचआरपी रिपोर्ट्स को पढ़िए। डेफिनेटली आपको एक ब्यूटीफुल इंसाइट मिलेगा कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द बिजनेस दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन। आपको कोई धंधा समझ आए तभी उसमें इन्वेस्ट करिए। आपको कोई धंधा समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप उसमें इन्वेस्ट मत करिए, आप उससे दूर रहिए। एंड दिस इज द पीटर लिंच अप्रोच। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिलहाल जो कंपनी का नाम है दैट इज न्योलाइट ZKW लाइटिंग्स लिमिटेड। लेकिन अब जो है, अब वो एक प्राइवेट कंपनी से एक ग्लोबल ऑटो सप्लायर हो चुकी है। एट द सेम टाइम जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन था वो प्लाजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हुआ, जो हुआ 20 अक्टूबर 1992 में, राइट। एट द सेम टाइम अगस्त 2001 में इसका नाम चेंज करके न्योलाइट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। एट द सेम टाइम अप्रैल 2008 में जो है इसका नाम जो है इसको अपडेट कर दिया विथ न्योलाइट ZKW लाइटिंग्स लिमिटेड से। बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे नाम अपडेट हुआ, तो ये जो लेटेस्ट नाम आया 2008 में, इससे ये दर्शाता है कि कंपनी ने क्या एक जॉइंट वेंचर किया है क्या अब्रॉड की कंपनीज ने। हाँ, कंपनी ने जॉइंट वेंचर किया। 2025 की अगर हम करंट की बात करें तो कंपनी अब पब्लिक लिमिटेड होने वाली है, हो चुकी है, एंड दैट इज न्योलाइट ZKW लाइटिंग्स लिमिटेड। बेसिकली 2004 में कंपनी स्टार्टेड सप्लाइंग प्रोडक्ट्स टू OEM। 2007 में कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स यूनिट 2 मैन्युफैक्चरिंग। एट द सेम टाइम 2011 में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1, जो कि है बहादुरगढ़ हरियाणा में, जिसको आज के टाइम पे ऑटोमोटिव लाइटिंग्स का मैन्युफैक्चरिंग हब भी माना जाता है, उसके अंदर उन्होंने जो उनका प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट किया। 2017 में इसने न्यू बिजनेस के अंदर जो है ओवरसीज के अंदर जो OEMs है उनके साथ भी पार्टनरशिप करी, ताकि वो अपनी लाइटिंग्स को बेच सके। एट द सेम टाइम 2023 में ये 2 व्हीलर सेगमेंट के लाइटिंग में भी घुस गए। 2024 में इन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट रिसर्च की, या फिर हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट डिजाइन का सेंटर खोला पुणे के अंदर, और फाइनली 2025 में कमेंस प्रोडक्शन एट यूनिट 3 इन पुणे। बेसिकली अगर हम इनिशियल पार्टनरशिप की बात करें कंपनी की, तो कंपनी 2007 से लेकर के 2012 के अंदर भी ZKW की जो कंपनी है उसके साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, और इस ZKW ग्रुप के साथ उन्होंने जॉइंट वेंचर किया। और इस जॉइंट वेंचर के तहत जो है हमें 2 चीज़ें मिली। द फर्स्ट वन वाज द टेक ट्रांसफर अग्रीमेंट। बेसिकली अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है किसी दूसरे कंपनी से, तो हम उसके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, और वेंचर के एग्रीमेंट्स के अनुसार हम उनसे टेक एक्सपर्टीज जो है उसको लेते हैं, और उसके एक्सचेंज में कोई वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसे या तो हम उसे लॉयल्टी जो है वो सामने वाली कंपनीज को देते हैं, या फिर हमारी कंपनी का कुछ स्टेक इन एक्सचेंज दिया जाता है ताकि बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सके। मतलब कंपनी जो है वो अपने डिजाइंस के लिए और टेक्नोलॉजीज के लिए पहले किसी और कॉम्पिटिटर या फिर किसी और मैन्युफैक्चरर की टेक्निक्स या फिर टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट थी। एट द सेम टाइम 23 दिसंबर 2025 को कंपनी कोलैबोरेट ऑन डिजाइन, मार्केटिंग एंड टेक्निकल सप्लाई।
2025 के अंदर भी ये बात आई कि वापस ये दोनों के बीच में जो है जॉइंट वेंचर होगा, एक सेपरेट कंपनी बनेगी जिसको मार्केट में लिस्ट भी किया जाएगा। पीएससी से इसका अप्रूवल आना बाकी है, सेबी से इसका अप्रूवल अभी आना बाकी है। बेसिकली एक बार अप्रूवल आ जाता है उसके बाद मार्केट के अंदर आईपीओ लॉन्च के डेट्स आएंगे। तो बेसिकली मेरे पास जो रिस्क फैक्टर्स हैं, हम कुछ मेजर रिस्क की बात करेंगे। ऑलमोस्ट 50 to 60 रिस्क है, जितने मैं कवर कर पा रहा हूँ वीडियो के अंदर उतना मैं ट्राई करूंगा। एट द सेम टाइम मेरे पास जितने भी रिस्क है रिटर्न फॉर्मेट में अपने नोट्स के तौर पर रखे हुए हैं। अगर आपको किसी चीज को समझना है ना तो डेफिनेटली राइटिंग इट विल हेल्प यू, बिकॉज व्हेन यू राइट इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्रेन। द रीजन वाई आई एम एबल टू टॉक टू यू सो फ्लुएंटली और मे बी एक छोटे से एक हद तक आपसे फ्लो में बात कर पा रहा हूं, इसका कारण यही है कि मैं बहुत ज्यादा जो पढ़ता हूं उसे लिखता भी हूं। डेफिनेटली आपका स्टार्टिंग में प्रोसेस स्लो होगा, लेकिन विद द कोर्स ऑफ टाइम आपका प्रोसेस भी फास्ट होगा और आपका लर्निंग कर्व भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आई एम द लाइव एग्जाम्पल टू इट। आई वॉज अ रियली रियली स्लो लर्नर, बट वेन आई यूज दिस टेक्निक इट हेल्प मी अ लॉट, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ इक्विटी रिसर्च। आप न्यूज को एनालाइज करते हैं, आप उसको लिखिए, आप उसको चैट जीपीटी पे डालिए, आप उसको समझिए। It is not important to express to someone, but it is important to understand, and at least if you can make it understand to someone else. इतना अगर छोटी सी आप किसी छोटे से बच्चे को भी समझा देंगे तो वो चीज लिखने के बाद जब आपने किसी को समझाया आपके माइंड में फिट हो जाएगी। डोंट ट्राई टू रिकॉल इट, इट विल गेट रिकॉल। अगर आप इस साइकिल को फॉलो करें, दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू हैव समथिंग एल्स यू कैन डू इट। तो हम जो है बात करेंगे कि ये जो हमारा धंधा है इसके अंदर रिस्क क्या है। लाइटिंग कंपनी है, ऑटोमोटिव गाड़ियों के लिए जो लाइटिंग्स लगती हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर्स में, उस लाइटिंग की मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी काम करती है। कंपनी बोल रही है कि धंधा ऑटोमोटिव सेक्टर पर स्ट्रांगली डिपेंडेंट है। ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर अगर कोई भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वोलेटिलिटी आती है, सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस रिस्क इज एनी वोलेटिलिटी दैट कम्स इन द ऑटोमोटिव सेक्टर विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द वोलेटिलिटी ऑफ ग्रोथ इन द OEM ऑफ लाइट्स, जो कि जिसका आईपीओ भी आने वाला है, जो हमारा धंधा है लाइटिंग का। दूसरा जो है कि हमारे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा टॉप 10 कस्टमर्स से आता है। क्या यहां पर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क की बात हो रही है? ये बहुत अच्छा समझाया है मेरे गुरु ने, पार्थ वर्मा सर ने। क्या इसमें कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है? इसका मतलब क्या कि आपका जो रेवेन्यू आ रहा है उसके अंदर से 82.9% का जो रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशंस दैट कम्स फ्रॉम दीज टॉप 10 कस्टमर्स। मतलब अगर इन 10 कस्टमर्स में से एक ने भी या फिर एक के साथ भी हम रिलेशनशिप मेंटेन करने में या फिर इनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसके ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमें अपना एक पोटेंशियल क्लाइंट मिस करेंगे, जिसका रिजल्ट हमारी बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखेगा। हमारी सेल्स जो है बहुत हद तक एक अच्छे मटेरियल परसेंट में गिरेंगे। मतलब अगर हमारे ये कस्टमर्स के ऊपर कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाता है या कोई भी ऐसी घटना हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो कस्टमर है उसमें दिक्कत आ जाती है तो हमारी सेल्स जो है वो गिरेंगी। हमारे OEM की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी? मतलब क्या कि कंपनी है ना, ये ऐसा समझिए पहले कि एक होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, एक होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। माय टीचर हैज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इट, दैट इज व्हाट आई एम कन्वेइंग टू यू। कि ऐसा समझिए कि आप कोका कोला बना रहे हैं, कोका कोला बनाने की कंपनी ने अगर शुगर जो है उसको खरीदने के लिए आ, आ, उसकी कंपनी को खरीदने के लिए टेंडर डाला या फिर जो शुगर बनाने वाली या शुगर सप्लाइंग कंपनी है उसको खरीदा, तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कि कोका कोला की कंपनी ने वरुण बेवरेजेस लिमिटेड का स्टेक खरीद लिया, मतलब क्या कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की जितनी चीजें लगती हैं वो सारी आती है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आगे सेल्स करने के लिए इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था वो क्या वरुण बेवरेजेस का अच्छा था? हाँ अच्छा था। क्या इसीलिए उसको खरीदा उसका स्टेक? क्या एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में? हाँ इसीलिए हुआ। तो क्या हमारे ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर भी क्या हमारी जो लाइटिंग्स है क्या वो मैन्युफैक्चरिंग या फिर असेंबलिंग के अंदर काम आती है? तो क्या वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है? हाँ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, राइट। तो अगर हमारा जो OEM है जो गाड़ियां बना रहा है वो अगर उसके ऊपर कोई डिस्ट्रेस या फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ जाती है तो वो हमारी
ऊपर भी असर डालेगा। बेसिकली अगर हम सप्लाई चेन को समझने की कोशिश करें, वी हैव अ कस्टमर हियर, देन वी हैव अ असेंबलिंग यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं कार का ओईएम, राइट। उसके बाद हमारे पीछे जो है ये हमारी कंपनी है। सो बेसिकली हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर इफ द डिमांड इन द मार्केट और द कस्टमर एंड गेट्स चेंज्ड, आवर लाइटिंग्स ओईएम विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड। मतलब ये टोटल साइकिल है, एवरीवन इज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हमारी जो कंपनी है जिसका आईपीओ आ रहा है वो बेसिकली ऑर्डर बेसिस पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के पास कोई भी एक ऐसा सस्टेनेबल या फिर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं है। अगर ओईएम्स जो है, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स जो है, अगर हमारे लाइटिंग्स लिमिटेड वाली कंपनी पर आते हैं, वो ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर देने के बाद जो है कंपनी अपना प्रोडक्शन शुरू करती है। तो कोई भी सस्टेनेबल कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं होता है, ऑर्डर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पर हमारी कंपनी की होती है। बेसिकली अगर हम इस पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी ले तो हमारे उस पॉलिसी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, या फिर उस कोटेशन में जो है 3 चीज़ें होती हैं। प्राइस पॉइंट, कि हमें इस प्राइस पर माल चाहिए। क्वालिटी, कि हमें इस क्वालिटी पर माल चाहिए, इस क्वालिटी का माल चाहिए। क्वालिटी क्यों? क्वालिटी इसीलिए कि आप सपोज करिए कि आप बैठे हैं, आपने बड़ौदा में डोमिनोज का पिज्जा खाया, आपने जलगांव में डोमिनोज का पिज्जा खाया, आपने मुंबई में खाया या आपने नासिक में खाया, हर जगह आपको सिमिलर टेस्ट मिलेगा। क्या आपको मिलेगा? डेफिनेटली। व्हाई? दिस इज नोन एज क्वालिटी कंट्रोल। बेसिकली ओईएम्स ट्राई करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है उसको मेंटेन रखें। एंड द थर्ड वन इज द डिलीवरी स्केड्यूल। आपको ये बताया जाएगा कि मेरा ये प्राइस है, इस प्राइस पर मुझे चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए और इस डेट पर चाहिए। बेसिकली इसमें क्या है कि हमारी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है ना ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर, वो ना हमेशा थोड़ी सी दबके रहती है। क्यों दबके रहती है? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द ओईएम ऑफ कार्स, राइट। तो यहां पर जो पावर में है या फिर जो डोमिनेंट पोजीशन में है, दे आर द ओईएम्स फॉर कार्स एंड नॉट आर कंपनीज। ये थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इसका जो पेएबल डेज है वो ज्यादा होता है और इसका रिसीवेबल डेज ज्यादा होता है, कि ये इसको बहुत टाइम के बाद पेमेंट करेगा, राइट। तो ये डोमिनेंस को जो है उसको दर्शाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है कि अगर ये तीनों में से कोई भी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है कंपनी, तो क्या रेप्यूटेशन का लॉस होगा? हाँ, रेप्यूटेशन का लॉस होगा। ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम कंस्ट्रेंट होता है। मतलब आप इसके अंदर बहुत टाइमिंग्स में चेंजेस नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज इन अ फ्लो। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपने ओईएम से नहीं आता है हमारी ओईएम तक, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन लाइन जो है रुक जाएगा। एक टाइम पे मैंने किसी कॉन कॉल में मारुति सुजुकी के पढ़ा था कि उनके कोई जो पीछे प्रोडक्शन में है, जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन में, उनकी फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है 2 महीने लेट हुआ। बेसिकली इसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा घाटा झेलना पड़ता है। और अगर आपकी वजह से सामने वाले का घाटा हो रहा है तो डेफिनेटली आपका रेप्यूटेशन लॉस होगा। रेप्यूटेशन लॉस होगा तो आपके उनके साथ संबंध खराब होंगे, और हमारी कंपनी के ऑलरेडी जो टॉप 10 कस्टमर्स है उनके साथ संबंध खराब हुए तो हमारी सेल्स में जो है दिक्कत आएगी, राइट। कंपनी की इनकम का बहुत बड़ा भाग थोड़े स्पेसिफिक देशों पर डिपेंडेंट है। हमने जब बात करी कि ये ग्लोबल सप्लायर के रूप में भी जाना जाता है, तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये सप्लाई करता है? तो वो कह रहे हैं कि हमारी जो कंट्रीज हैं जहां पर हम सप्लाई करते हैं वो भी बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करती है, डेफिनेटली अब्रॉड में, लेकिन एक पर्टिकुलर देशों को या फिर सेट ऑफ कंट्रीज को टारगेट करती है। तो बेसिकली ये CIS, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उसके अंदर कौन सी कंट्रीज आ गई? रशिया आ गया, कजाकिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, अजरबैजान आ गया, अर्मिला आ गया, बेलारूस आ गया, किर्गिस्तान आ गया, तजाकिस्तान आ गया। तो बेसिकली इसमें आप समझिए कि ये सारी जो एक पैच है ना, यहाँ पर जो है कंपनी अपनी सेल करती है। तो बेसिकली क्या है कि इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, कि CIS के मार्केट में कंपनी का डोमिनेंस है। ये बात तो अपने को समझिए, अपन ने ये बात पकड़ ली। एक्सपोर्ट स्ट्रांग है और जियोग्राफी जो है वो थोड़ी सी रिस्की है, राइट। ये सारी जो जियोग्राफी से ये थोड़ी सी रिस्की है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ऑल्सो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेमोग्राफिक्स, राइट। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव क्या है कि ओवर डिपेंडेंस है।
कि यही कंट्रीज में जा रहे हैं। कल जाके इन कंट्रीज ने अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी या फिर कोई जियोपॉलिटिकल प्रेशर आता है भारत पे, तो डेफिनेटली क्या हमारी कंपनी को अफेक्ट आएगा? डेफिनेटली आएगा। ओके। और लेस डाइवर्सिफिकेशन है। एक पैच में कर रहे हो तो ये कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे हमारे कॉन्सेंट्रेटेड कस्टमर्स में दिक्कत थी, क्या हमारे कॉन्सेंट्रेटेड कंट्रीज में दिक्कत है? क्या ये ऐसी कंट्रीज है जो कॉन्सेंट्रेटेड है कि इनसे हमारा 98% ऑफ एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स आ रहा है? हाँ। इनमें से कहीं भी कोई दिक्कत आई ना, तो एक इंटरकनेक्टेड दिक्कत शुरू हो जाएगी। दीज ऑल कंट्रीज आर लिंक टू वन अनदर। अगला कि धंधा थर्ड पार्टी से रॉ मटेरियल खरीदता है। सही, आप लाइट बना रहे हो, आपको क्या क्या चाहिए? आपको वायर चाहिए, स्टील चाहिए, कांच चाहिए, फाइबर ग्लास चाहिए, जो भी चाहिए आप थर्ड पार्टी से खरीदते हैं, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। उनके अगर सप्लाई में डिले हुआ तो डेफिनेटली हमें भी डिले का सामना करना पड़ेगा, जो कि हमें आगे अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में दिक्कत दे सकता है। या फिर हमारा जो रॉ मटेरियल है अगर वो महंगा हुआ, तो अगर हमने ऑब्लिगेटेड प्राइस जो है उसको दिया है और ऑब्लिगेटेड प्राइस के अंदर अंदर ही हमें उस माल को सप्लाई करना पड़ेगा और मार्जिन का हिट हमें लेना पड़ेगा। राइट? आई एम सो सॉरी अगर थोड़ा सा वॉइस में चेंज आ रहा है। आई एम स्पीकिंग अ लॉट, आई एम ट्राइंग, बट डेफिनेटली आई विल डू इट। एट द सेम टाइम, फ्रॉम प्रोसेस ऑफ कैश फ्रॉम आईपीओ, मतलब जो आईपीओ से कैश आने वाला है उसमें से 152 करोड़ की हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट करेंगे। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब क्या? ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये लोग कंचीपुरम में जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर एक नई मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसको खोलने की बात कर रहे हैं, जो आईपीओ आएगा उससे। बेसिकली 79 करोड़ के एग्जिस्टिंग यूनिट 1 अपग्रेडेशन, मतलब जो उसमें से 79 करोड़ होंगे वो उनका जो यूनिट 1 जो एग्जिस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट है, प्लांट है, उसके अंदर जो मशीन्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए कंपनी जो है वो पैसा लगाएगी। और उसके अंदर से ये जो टोटल कैपेक्स हुआ ये 231 करोड़ हुआ, और कुछ जो है हमारे डेट रीपेमेंट के अंदर भी जाएगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर रिस्क ये है कि एनी डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स फॉर दीज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, और या फिर हम मशीन अपग्रेड करते हैं उसके अंदर कोई भी कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो हमें डेफिनेटली हमारे बैलेंस शीट्स पर अफेक्ट पड़ेगा, हमारे कैश के ऊपर जो हमारे आईपीओ से आया है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। अगर नेक्स्ट की बात करें, फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि आपको रेस्टोरेंट खोलना है, आपने पैसा जमा किया, आपने रेस्टोरेंट बनाना शुरू कर दिया। अब बिल्डर अगर लेट हो गया, ऐसा हो सकता है कि 6 महीने से डिले हो गया आपकी ओपनिंग, आपका तो पैसा लगा हुआ है ना। ऐसा समझिए कि अगर क्या होता अगर आपने डेट में पैसा उठाया होता और बिल्डर ने लेट किया होता, ब्याज तो आपको लग रहा है ना। आप ना ऐसा समझिए कि पैसा तो हर जगह लगेगा, आप उसको मानते कि नहीं मानते, आप उसको नुकसान मानते कि नहीं मानते, ये आपके आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली आपको मानना चाहिए। एट द सेम टाइम सीमेंट जो है अगर कॉस्टली हो गया तो वहां हमारे ओवररन्स जाएंगे। परमिशन अगर लेट मिली, हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, हमें लोकल अथॉरिटीज से, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनसे परमिशन, तलाठी से परमिशन लेना पड़ता है, जो भी है उनसे परमिशन लेने पड़ते हैं। उसमें अगर लेट हुआ तो हमारा क्या बिल्डिंग है जो या फिर जो फैसिलिटी है वो बनने में लेट हो जाएगा? हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा। और क्या इससे हमें इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली हमें जो रेवेन्यूज 6 महीने बाद आने वाले थे वो 1 से 1.5 साल तक आगे बढ़ जाएंगे। अगला जो हमारा प्रोजेक्ट लैंड है और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, दैट आर विद इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इफ वी आर अनेबल टू कंप्लाई with use of land, or if we fail to renew the existing contract or existing leases for the facility, we need to relocate। मतलब हमारी जो फैसिलिटी है, जो यूनिट 1 फैसिलिटी है या जो भी फैसिलिटी है, दैट इज अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राइट। तो हम अगर कॉर्पोरेशन के साथ जो अग्रीमेंट है उसके अंदर उसके रूल्स के साथ कंप्लाई नहीं कर पाते, या फिर अगर जो हमने उसके साथ लीज अग्रीमेंट किया है अगर हम उसको री अग्रीमेंट नहीं कर पाते, तो हमें रिलोकेट करना होगा, हमें सारा का सारा प्लांट उठा करके दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा। और ये करने के बीच में हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, प्रोडक्शन अफेक्ट होगा तो हमारा ऑब्लिगेशन अफेक्ट होगा। Did you see each and everything here is interlinked and it will directly affect the obligation and thereby sales? क्या यही धंधा है क्या? क्या इसी में एफिशिएंसी लानी है क्या? कि जो बंदा इसमें एफिशिएंसी लेके आ जाता है, क्या इन्वेस्टर्स उस पर टूट पड़ेंगे क्या? बिल्कुल टूट पड़ेंगे, राइट। क्या हम अगला आता है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज।
इनएबिलिटी टू यूटिलाइज एक्सपांडेड कैपेबिलिटीज या फिर अर्ली ऑब्सोलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स। ये बता रहे हैं कि अगर हमारी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमारी इनएबिलिटीज हो सकती है कि जिसकी वजह से हम अपनी फैसिलिटीज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पर वर्क नहीं करा सकते, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारी जो मशीन्स हमने खरीदी है वो टाइम के साथ ऑब्सोलीट हो जाए, पुरानी हो जाए, या उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी हो जाए एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो क्या हमें वहाँ कॉम्पिटिशन रिस्क है? डेफिनेटली हमें वहाँ कॉम्पिटिशन रिस्क है। अगर हमारा कॉम्पिटिटिव ओईएम हमसे बेटर क्वालिटी या फिर अपग्रेडेड टेक के साथ क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करके कस्टमर्स को दे रहा है, देन डेफिनेटली कस्टमर्स जो है उस कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। द नेक्स्ट वन इज परचेज प्राइजेस। बेसिकली परचेज प्राइजेस आर बीन टिपिकली फिक्स्ड बाय ओईएम। मैंने जैसे आपसे बात करी, तो अगर कोई भी चेंज इन रॉ मटेरियल आता है तो जो मार्जिन का हिट है वो हमें लेना पड़ेगा, ओईएम नहीं लेगा। इफ हमारा आईपीओ ऑफर विल नॉट बी अप्रेज्ड बाय एनी बैंक, मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारा जो आईपीओ का ऑफर है वो कोई बैंक एक्सेप्ट ना करे या उसको अप्रेज ना करे, देन वी हैव कॉस्ट ओवररन्स, हमें कॉस्ट ओवररन्स भी होंगे, एंड इट विल एडवर्सली इफेक्ट आवर बिजनेस। बेसिकली ये सारा भी एक रूल ये है, रिस्क है कि कोई बैंक हमें अप्रेज ही ना करे। जब आईपीओ आता है तो बेसिकली जितने बैंक्स होते हैं उनके बीच में बात चलती है कि इसका आईपीओ आया है, इसको अप्रेज करना है नहीं करना है, नहीं करे तो ये हमारी बैलेंस शीट पर नुकसान देगा। एट द सेम टाइम हमारी फंडिंग जो है थोड़े टाइम के लिए रुक जाएगी। अगला है प्रोजेक्ट बेस्ड असाइनमेंट्स जो है वो कंपनी के पास है, प्लस कंपनी ना टूलिंग करती, राइट, मतलब टूल्स के अंदर अपग्रेडेशन करती है, एंड दैट इज कंपैरेटिवली और टोटली लिंक टू द ऑटोमोटिव मार्केट। तो ऑटोमोटिव मार्केट के ऊपर जो है उसके ऊपर अगर डिपेंडेंसी है तो उस कौन से फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है कि न्यू मॉडल लॉन्चेस होंगे तो क्या हम टूलिंग कराएंगे, या फिर हमें कोई असाइनमेंट्स मिलेंगे, हाँ मिलेंगे। प्लेटफॉर्म अपडेट्स, लोकलाइजेशन या फिर टूलिंग अपग्रेडेशन साइकिल्स अगर ओईएम चलाती है तो डेफिनेटली रिडक्शन इन कैपेक्स बाय ओईएम, मतलब अगर केपेक्स जो है वो ओईएम नहीं करती है, ओईएम जो है वो अगर केपेक्स नहीं करती है तो डेफिनेटली क्या हमारा धंधा इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर केपेक्स नहीं तो हमारा जो टूलिंग का धंधा है क्या वो हम कर पाएंगे, या फिर हमें क्या उस कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। व्हीकल का एज या फिर जो लेबर रिलेशनशिप्स है क्या वो भी हमें अफेक्ट करेगी क्या, कि मैंने अपने धंधे में इस कंपनी जो ने जो लेबर है वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर से लिए ऑन एग्रीमेंट बेसिस, तो अगर हमारे लेबर्स के बीच में स्ट्राइक हो जाता है या फिर हम लेबर को या फिर उसका कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स को पैसा देने में डिफॉल्ट कर जाता है, तो क्या ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाएगा कि काम तो हमने ही करवाया है? तो क्या हमारे ऊपर उसका ऑब्लिगेशन आ जाएगा? क्या हमारे ऊपर लीगल लिटिगेशन हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। फिर वो लाइबिलिटी हम पे आ जाएगी, हमें उसका पैसा में भी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स दे डोंट गो थ्रू एवरीथिंग लीगली। ये हो सकता है, एंड दैट इज द वैलिड रिस्क दैट हैज बीन टोल्ड टू अस बाय द कंपनी। कंपनी के लिए ये स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन है रिस्क को अपने इन्वेस्टर्स को बताना, उसके बिना सेबी जो है या फिर बीएससी जो या एनएससी कोई भी जो ब्रोकिंग फर्म है या फिर जो मेन सेबी है वो उसको अप्रूवल नहीं देगा। वी आर इन अ कॉपरेशन अग्रीमेंट एंड टेक्निकल पार्टनरशिप फॉर आर टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज। बेसिकली हमारी जो टेक्निकल फैसिलिटी है या फिर हमारी जो डिज़ाइंस है उन सब पर हम एक थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है, हम किसी और पर डिपेंडेंट है अपनी टेक्नोलॉजीज के लिए। सो बेसिकली जो धंधे का कोर है क्या उसके लिए हम किसी और पर डिपेंडेंट है क्या? हाँ। तो क्या मतलब ऐसा है कि इसके साथ अगर हमारी डिपेंडेंसी या खत्म नहीं हुई और जिस दिन ये एग्रीमेंट खत्म हो गया क्या कंपनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? हाँ खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास अब नया टेक नहीं है, राइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो है कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट हुआ है जिसके अंतर्गत जो जॉइंट हम क्या करेंगे कि देयर इज अ जॉइंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हम ओईएम्स क्लाइंट्स के साथ डील्स, मशीनरी, टूल सपोर्ट्स, और ये हमें बताएगा कि हाउ टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट सम फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स। बेसिकली ZKW प्लस इंडियन एडुकेशन इज अ बिजनेस मॉडल।
not education, it is execution, right? Plus Indian execution is the total business model, राइट. सो ये कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ है. बेसिकली अगर इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने से या फिर ये एग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं होता है तो एक 6 मंथ्स का नोटिस पीरियड जो है वो दिया जाएगा, और अगर इस 6 मंथ्स के नोटिस पीरियड में हमें अलग जो है वो हो जाना है और हमें अपनी टेक्नोलॉजीज खुद डेवलप करनी पड़ेगी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. ऐसा हो सकता है कि सपोर्ट डिले हो जाए, सपोर्ट रुक भी सकता है, या फिर सपोर्ट हमेशा के लिए डिसकंटिन्यू हो जाए. सो बेसिकली डिसकंटिन्यूएशन ऑफ टेक सपोर्ट्स विल लीड टू हमारा इनोवेशन कम हो जाएगा. इट विल लीड टू आवर टेक कंपिटिटिवनेस, ऑपरेशंस एंड आवर ग्रोथ. इन सब पे, ये सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा कि न्यू प्रोडक्ट्स लेट आएंगे. क्यों? क्योंकि इनोवेशन लेट हुआ. एडवांस डिजाइन एक्सेस नहीं मिलेगा हमें, जो कि एक बहुत अच्छी जगह पर बना है. ये ऑस्ट्रिया की कंपनी है ZKW. यहाँ का इनका जो टेक्निक्स है और डिजाइन है दैट आर क्वाइट वे बेटर देन अस द इंडियन सब्सिडरी, राइट. राइवल्स से पीछे रह जाएंगे, कॉम्पिटिटिवनेस चली गई. क्या क्वालिटी अफेक्ट होगी? क्या क्वालिटी अफेक्ट होगी? क्वालिटी अफेक्ट होगी तो क्या हम OEMs के साथ किए गए ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएंगे? डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे. और हमारी ग्रोथ इन सब फैक्टर्स में वॉलेटिलिटी आने की वजह से कम हो जाएगी. बेसिकली नेक्स्ट है कि हमने एक कंपनी ने एक नया ट्रेड एग्रीमेंट किया है जिसके अंतर्गत ये जो नाम दिया गया है न्यूलाइट ZKW लिमिट इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके अंदर जो ZKW ब्रांड नेम है इसके राइट्स हमारे पास नहीं है, इसके राइट्स कंपनी के पास है. और ये जो न्यूलाइट जो नाम है इसका जो राइट है ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास है. बेसिकली ये प्रमोटर ग्रुप की एक कंपनी है और वो कंपनी से हमने ये नाम जो है उसको लिया है और साथ में पार्टनरशिप उस प्रमोटर ग्रुप के साथ की है. तो बेसिकली वी हैव नाउ 3 ग्रुप्स. वन इज न्यूलाइट ग्रुप जो कि न्यूलाइट के प्रमोटर्स ही चलाते हैं. एट द सेम टाइम वी हैव अ ZKW ग्रुप एंड द थर्ड वन इज द जॉइंट वेंचर, राइट. ये 3 अलग अलग कंपनीज थी जो 2 अलग अलग कंपनीज थी जो साथ में आ गई. तो बेसिकली अगर हमने इस नाम से अपने ब्रांड को चालू किया है और अगर किसी कारण से आगे जाकर के ZKW की जो मार्केट में रेपुटेशन है अगर उसमें कोई लॉस आता है तो इनडायरेक्टली वो हमारे कंपनी को भी अफेक्ट करेगी. नॉट ओनली दैट, अगर वो हमारे साथ डिसकंटिन्यू कर देती है एग्रीमेंट को तो वो जो ब्रांड नेम है जिसकी वजह से हमारा जो माल है वो बिक रहा है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा. जो OEM का हमारे ऊपर ट्रस्ट है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उतरने जो है वो लगेगा. बहुत इंपॉर्टेंट था ये रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका ब्रांड बताना जो आप ब्रांड बताना चाहते हो अगर उसका एग्रीमेंट डिसकंटिन्यू हो गया, आपने उसी नाम से चलाया था ना प्रोडक्ट, तो अगर मार्केट में लोगों को पसंद आ रहा है और फिर आप बोलो कि नहीं ये चेंज हो गया, आपने दूसरे नाम से बोला, तो कस्टमर्स जो है वो शिफ्ट करने में थोड़ा सा हिचकिचाएंगे और वो थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या मुझे इस नई सब्सिडरी या फिर ये जो नई कंपनी इसके अंदर से निकली है उसमें जाना चाहिए या फिर माल उससे लेना चाहिए या नहीं. बेसिकली जैसे हमने बताया कि अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट के अंदर केसेस हो सकते हैं, लीगल सेटलमेंट्स हो सकती हैं, सेटलमेंट डैमेजेस हो सकते हैं, लीगल फीस लग सकती है, कोर ऑपरेशंस में डिस्ट्रैक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा. क्योंकि अगर लीगल लिटिगेशंस होते हैं तो जो अपर मैनेजमेंट है उनको हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, उनको कोर्ट्स जाने पड़ते हैं एंड ड्यू टू दैट देयर वुड बी अ लिटिल बिट और अ हाई स्केल प्रोडक्शन डिस्ट्रैक्शंस. और रीब्रांडिंग के अंदर जो है जो कॉस्ट लगेगी, अगर आपने कोई ब्रांड बनाया तो स्टार्टिंग में किसी भी ब्रांड को या फिर किसी भी गाड़ी को लॉन्च करते हो तो क्या मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है? डेफिनेटली मार्केटिंग कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा लगती है. लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम बोले कि ये ब्रांड तो अब तो नहीं चलेगा, अब तो नवा ब्रांड बनाना पड़ेगा, तो ये नवा ब्रांड बनाने के लिए जो मार्केटिंग कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो योर मार्केटिंग कॉस्ट विल बी सो मच दैट इट विल एडवर्सली अफेक्ट योर बैलेंस शीट और P&L. सीधी सी बात है, चोखो सो हिसाब. अगला है जो कंपनी का धंधा चलाने के लिए जो सरकारी अप्रूवल्स चाहिए, जो लाइसेंसेस चाहिए, अगर उसको मिलने में अगर हमें डिले हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्शन को जो है ठेस पहुंचेगी और हमारी बैलेंस शीट्स को अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस. जैसे हमने बात करी कि कंपनी जो है ये बहुत सारे देशों के अंदर जो है अपने माल को बेचती है जिसकी वजह से जो एक्सचेंज रेट्स है उनमें फ्लक्चुएशन आता है. बेसिकली करंटली जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो करेंसीज है दैट इज US डॉलर्स, देयर इज चाइनीज युआन,
ये दोनों और जितने थोड़े बहुत जो फॉरेन डॉलर्स है, इसके अंदर ही मेजरली रशिया ने भी, हमने ट्राई किया था बीच में कि रशिया के साथ डील करके डॉलराइजेशन करे, लेकिन वो जो हमारी प्रैक्टिस थी या फिर जो वो जो हमारा पायलट स्ट्रेटेजी था वो काम नहीं किया, जिसकी वजह से हम डी डॉलराइजेशन पे कंप्लीटली जो है अपना वर्चस्व नहीं जमा पाए। एंड दैट इज द रीजन क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि रशिया ने बोला कि यार हमने इतना सारा रुपया ले लिया बट वी डोंट हैव एनीथिंग टू बाय इट फ्रॉम इंडिया, so we won't be able to use that money in any other states, so what should we do, right? So that was the reason कि उन्होंने इस अग्रीमेंट से एग्जिट किया। उसके बाद कोई भी अगर डिले हो जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टैट्यूटरी फीस देने के अंदर, या फिर कोई भी डिले हो जाता है इन अथॉरिटीज से अप्रूवल्स लेने के अंदर, या फिर हमने कोई जो रूल है उसका कंप्लायंस फुलफिल नहीं किया या फिर फुलफिल नहीं किया, तो हमें उसके अंदर पेनल्टीज लग सकती है। ऐसा हमारे साथ पहले हुआ है जहाँ पर हम कुछ कंप्लायंसेस को मीट नहीं कर पाए हैं और उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर्स में हम पर पेनल्टीज लगे। सम डायरेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स दे हैव इंटरेस्ट इन एंटिटीज ऑपरेटिंग इन सिमिलर बिजनेस विच कैन क्रिएट पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब कि हमारे जो डायरेक्टर्स है ना उनका ना कुछ इंटरेस्ट है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है ना उनकी कंपनीज में। ऐसा हो सकता है कि हमारे भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है और वहां पे वो डायरेक्टर्स है, क्या वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, हाँ ऐसा भी है। तो वहां क्या एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है क्या? बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। क्या ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन फिर हमें ये जानना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कुवत कितनी है और मैनेजमेंट की धंधा करने की इंटीग्रिटी कितनी है। कल जाके ऐसा होगा कि हमें उसमें इंटरेस्ट है, वहां से हमें कुछ आ रहा है ब्लैक में व्हाइट में, इन इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, वैल्यू इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग, और हम एग्जिस्टिंग कंपनी को घाटा करवा रहे हैं और पर्सनल प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या शेयर होल्डर्स को नुकसान है क्या हमारा नुकसान है क्या? फिर हम क्यों करें इन्वेस्ट सर आप में? Very important. This could be a red flag only if you don't really know about the management, or if you haven't talked with the management, or if you feel like there is something fishy. If you can sniff something fishy, stay out of the investment. That is at least what I have learned. But अगर आप इस पर्सपेक्टिव से जानो कि मार्केट में क्या स्टोरी बन रही है, क्या बहुत ज़्यादा हाइप है क्या इस आईपीओ के लिए, तो डेफिनेटली आप एक आईपीओ या लिस्टिंग गेम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिल जाएगा, इसकी आशंका ज़रा सी कम है। मेरे गुरु भी सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेम खेलो यार, क्योंकि रिटेल में आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा यार, तुम बहुत कम ऐसे आईपीओ हैं जो 14 के 28 हो गए यार, तुमको 10-20% का रिटर्न मिलेगा एक बार में, तुम 14,000 रुपए लगाए, तुमको 3-4 हजार रुपए मिल गया, तुमने क्या गेन किया? इट माइट बी अ गुड टूल फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो बहुत बड़े लॉट्स में खरीदते हैं, बट व्हाट इज योर बेनिफिट? आप इतना बड़ा डीएचआरपी पहनोगे, दैट इज व्हाट माय गुरु टोल्ड मी, एंड दैट इज राइट एट मेनी पॉइंट्स ऑफ लाइफ। बट अगेन इफ यू फील लाइक, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार उसमें से पैसा बन सकता है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। लाइक इफ यू आर रियली हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, ऐसा मुझे सिखाया गया है कि आप कोई बहुत बड़े हाई नेटवर्क इंडिविजुअल हो, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है और आप उसके अंदर से कुछ परसेंट अपना बहुत छोटा माइनर परसेंट अगर आईपीओज में लगाते हैं, देन इट इज फाइन, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं अपना हार्ड अर्न मनी, हम तो रिटेलर्स हैं, हार्ड अर्न मनी अगर सीधा आईपीओ में लगाए, एंड व्हाट इफ द आईपीओ गोज लेस, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। और बहुत लोग तो सिर्फ आईपीओ ही खेलना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट में आईपीओ के साथ खेलते हैं, एंड देन दे फेल एंड दे हैव अ ह्यूज कैपिटल लॉस। मैंने अपने गुरु से ये बात सीखी कि मार्केट में पहले पैसा बनाने से पहले ये सीखो कि पैसा संभाल कर कैसे रखना है, पैसा कैसे गंवाना नहीं है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। बिफोर लर्निंग हाउ टू मेक मनी, लर्न हाउ टू save money, how to protect your capital, right? So this was all for today. Maybe there are some other risks that we will be able to inculcate or will be presenting in front of you in the next video. Till then, stay tuned.